सो लास्ट वन इज द गामा रेज. घोस्ट का गामा आ गया है. ओके, सो रेड मॉन्स्टर इन विलेज इज अल्टीमेट एग्जांपल ऑफ घोस्ट. तो घोस्ट का गामा रेज आ गया है. दीज आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी रेंज फ्रॉम 3 into 10 raised to 18 हर्ट्ज टू 3 into 10 raised to 22 हर्ट्ज. ओके, कई बुक में ये 22 की जगह 23 भी है आउटर लिमिट, बट इतना ही मेनली लिमिट है 18 to 22. गामा रेज हैव न्यूक्लियर ओरिजिन. तो ये गामा है वो क्या है? न्यूक्लियस ओरिजिन. न्यूक्लियर और न्यूक्लियस ओरिजिन मतलब क्या? अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है. अनस्टेबल न्यूक्लियस मतलब स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल न्यूक्लियस है. तो वो अनस्टेबल न्यूक्लियस स्टेबल होने के लिए, जैसे कि इलेक्ट्रॉन था, तो इलेक्ट्रॉन के बारे में हमने एक्साइटेशन थियरी में पढ़ा, एटॉमिक एक्साइटेशन थियरी, कि इलेक्ट्रॉन था, एनर्जी गेन किया, एक्साइट हो गया, मामा के घर चला गया, अब एनर्जी ज्यादा है लेकिन स्टेबिलिटी कम है, घूमेगा फिरेगा, अब वापस घर आना है, तो वो सारी एनर्जी इन द टर्म्स ऑफ इन द मींस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो छोड़ के वापस आ जाएगा, और वापस आया तभी वो स्टेबल हुआ. तो वो जैसे इलेक्ट्रॉन का था वैसे ही यहाँ पर न्यूक्लियस का है, कि कोई भी न्यूक्लियस अनस्टेबल होगा तो वो स्टेबल होने के लिए एनर्जी लॉस कर देगा. हमने केमिस्ट्री में पढ़ा ही है कि एनर्जी जितनी ज्यादा उतनी स्टेबिलिटी कम, और जितनी एनर्जी कम उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा. उसमें भी वो दो एग्जांपल नहीं देखे थे कि एक बच्चे को बुखार हुआ है और एक बच्चे को फीवर, मतलब एक बच्चे को फीवर बुखार है और एक बच्चे को कोल्ड एंड कफ है. तो कोल्ड एंड कफ वाला तो थोड़ा बहुत भागेगा, चलेगा, एग्जाम में लिखेगा, और वो तो सो ही जाएगा बुखार वाला. क्यों? उसकी ज्यादा एनर्जी लॉस हो गई है. तो एनर्जी लॉस ज्यादा मतलब उसके पास एनर्जी कम है, तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है. देन क्लास में मस्ती कौन ज्यादा करेगा? जिसके पास एनर्जी ज्यादा है वो. ओके, तो जिसके पास एनर्जी ज्यादा है वो ज्यादा अनस्टेबल है. डन. ओके, तो वो सब हमने डिस्कस किया हुआ ही था. तो न्यूक्लियर ओरिजिन, दीज रेज आर हाईली एनर्जेटिक एंड आर प्रोड्यूस्ड बाय द न्यूक्लियस ऑफ द रेडियोएक्टिव सब्सटेंस. तो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, और रेडियोएक्टिव सब्सटेंस के न्यूक्लियस में से ये चीज गामा रेज निकलते हैं. यूजेस क्या है? इसके भी यूज है, तो हाँ है ना, न्यूक्लियर है तो भाई न्यूक्लियर रिएक्टिव. ओके, न्यूक्लियर रिएक्टर में हम यूज कर सकते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर एंड ट्यूमर्स. तो जो ट्यूमर्स होता है, ट्यूमर को क्या बोलते हैं हम? तो ट्यूमर ही बोलते हैं ना, लेकिन उसके लिए कोई एक वर्ड था, व्हाटएवर, अभी याद नहीं आ रहा, बट कैंसर और ट्यूमर, ओके, तो वो बढ़ता रहता है, दोनों चीजें बढ़ती रहती है. ओके, कैंसर भी और ट्यूमर भी. तो उसके जो जिस तरह से वो बढ़ता है ना, वो बढ़े ना, उसके लिए हम क्या करते हैं? ट्रीटमेंट करते हैं. तो ट्रीटमेंट करते हैं तो क्या करते हैं पता है? हम उसके आसपास के सारे सेल जला देते हैं. जैसे कि किसी को ट्यूमर हुआ है कहीं पर भी, तो वो ट्यूमर बढ़ता रहेगा, तो उसकी ट्रीटमेंट जल्द से जल्द हो जाए तो अच्छा है. इतना है तो इतना ही पार्ट जलाना पड़ेगा. ओके, ज्यादा हो गया तो इतना जला देंगे तो फिर ज्यादा पार्ट, तो फिर वो तो इफेक्ट, फिर उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो जाएगी, उसकी लाइफ कम हो जाएगी. सो वही है, टू प्रिजर्व द फूड स्टफ फॉर अ लॉन्ग टाइम एज द सॉफ्ट गामा रेज कैन किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इजीली. तो प्रिजर्वेशन के लिए भी यूज होता है, क्योंकि गामा रेज जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसको अल्ट्रावायलेट जैसे किल करता है, वैसे ये भी किल करता है. ओके, टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर रिएक्शंस. ओके, ये तो मेन लिखना ही है, टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर रिएक्शंस. नेक्स्ट, टू प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस. फिर से आया. ओके, तो ये चौथा. ओके, चौथा हमने देखा, जिसमें इंफ्रारेड में देखा, अल्ट्रावायलेट में देखा, फिर इसके पहले एक्सरेज में भी देखा और गामा में भी देखा. क्या आगे? केमिकल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को स्टडी करने में. ओके, सो लास्ट पॉइंट वापस वही, टू प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस. सिंपल था. तो यहाँ पर हमने पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का बड़ी थियरी में भी पूछा जा सकता है, और शॉर्ट नोट के तौर पे भी पूछा जा सकता है, पर्टिकुलरली 1 का या 2 का, और 1-1 मार्क में तो कुछ भी पूछ सकते हैं. लेकिन कल भी हमने डिस्कस किया था 1-1 मार्क में क्या पूछ सकते हैं. तो भाई राइट डाउन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी. तो ये जो हमने पढ़ा वो सीक्वेंस कौन सी है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ का हमने पढ़ा. अगर बोले कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ के लिखो तो फिर गामा सबसे पहले आएगा और रेडियो सबसे लास्ट में आएगा. लास्ट में मतलब उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है.
डन, पक्का। तो यहाँ पर ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। समझ में आ गया? सिंपल था। ओके, 2 न्यूमेरिकल्स है बुक में, वो डिस्कस कर लेते हैं।